एक बार की बात है, किसी गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपने 7 बेटियों के साथ रहती थी। उर्मिला के घर की हालत बहुत ही खराब थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उन्हें पेट भर खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वो 7 बहनें मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। फिर एक दिन उनकी मालकिन गुंजन के घर पर दावत चल रही थी। गुंजन ने उन 7 बहनों को भी वहाँ पर बुलाया था। फिर वो 7 बहनें दावत में खाना खाने पहुँच जाती हैं। लेकिन तभी गुंजन की घमंडी बेटी रिमझिम उन 7 को दरवाजे पर ही रोक लेती है। अरे तुम 7 इस तरह अंदर कहाँ जा रही हो? पहले अपने कपड़े और अपनी शक्ल को तो देखो। 7 बिल्कुल भिखारन लगती हो। अंदर जाकर खाना खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये देखो, यहाँ पर गली के कुछ कुत्ते खाना खा रहे हैं। तुम 7 भी इन्हीं की बगल में बैठकर खाना खा लो। मैं अभी तुम 7 के लिए खाना भिजवाती हूँ। रिमझिम की ये बातें सुनकर उन 7 बहनों को बहुत बुरा लगता है। रिमझिम, तुम हमारी इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हो? आखिर हम भी तो इंसान है ना। ए देख, मेरे पास तेरे प्रवचन सुनने का समय नहीं है। अगर तुम 7 को खाना खाना है तो यहीं बैठकर खाओ, वरना यहाँ से जल्दी बनो। हमारा समय खराब है। खैर कोई बात नहीं, हमें माँ के लिए भी खाना लेकर जाना है। चलो यहीं पर बैठकर खाना खा लेते हैं। फिर वो 7 बहनें वहाँ खाना खा रहे कुत्तों के बगल में बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद रिमझिम उन 7 को लाकर खाना दे देती है। लेकिन रिमझिम ने जानबूझकर खाने में ढेर सारे बड़े बड़े कंकड़ मिला दिए थे। उस खाने को खाते ही 7 बहनों के दांत टूट जाते हैं और वो 7 रोने लगती हैं। ये देख रिमझिम बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसती हुई उन 7 बहनों का मजाक उड़ाने लगती है। अपनी इतनी बेइज्जती होते देखकर 7 बहनें बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह रिमझिम हमेशा उन 7 बहनों को परेशान किया करती थी, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन 7 बहनें खेतों से चावल की बोरियां भरकर उन्हें रिमझिम की हवेली की ओर ले जा रही थी। चावल की बोरियां बहुत भारी थी, जिस वजह से उन 7 को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। थोड़ी दूर जाते ही वो 7 धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। ये देख रिमझिम गुस्से से लाल हो जाती है। अरे तुम बेवकूफों से एक काम भी ठीक से नहीं होता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रिमझिम छड़ी उठाकर उन 7 बहनों की पिटाई करने लगती है। साथ ही उन्हें काम से भी निकाल देती है। इस तरह वो 7 बहनें बेरोजगार हो जाती हैं और दुखी होकर रोने लगती हैं। तभी उनके पास एक सुंदर सी परी उड़ती हुई आती है। हेलो, कैसी हो तुम 7? मैं एक परी हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ और मैं यहाँ पर तुम 7 की मदद करने आई हूँ। चलो मेरे साथ। उसके बाद वो सुंदर सी परी उन 7 बहनों को अपने जादू से हवा में उड़ाने लगती है और हवा में उड़ते हुए वो सभी एक कुएं के पास आ जाती हैं। उस कुएं के अंदर 7 जादुई लहंगे पानी में तैर रहे थे। वो परी उन 7 लहंगों को बाहर निकाल लेती है और उन सभी को एक एक लहंगे दे देती है। तुम इन लहंगों को अपने घर ले जाओ। ये कोई मामूली लहंगे नहीं हैं, ये जादुई लहंगे हैं। इन लहंगों को पहनने के बाद तुम 7 को ढेर सारी जादुई शक्तियाँ मिलेंगी, जिससे तुम अलग अलग चीजें प्रकट कर सकती हो। उस सुंदर परी की ये बात सुनकर 7 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद उस परी का धन्यवाद कर वो 7 बहनें उन लहंगों को अपने घर ले जाती हैं। फिर वो 7 बहनें उन लहंगों को पहन लेती हैं और कहती हैं, हमने लहंगे तो पहन लिए, चलो अब सबसे पहले अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं।
उसके बाद वो बहन अपने लहंगे के जादू से ढेर सारे स्वादिष्ट खाने से सजा एक सुंदर सा टेबल प्रकट कर देती है। फिर दूसरे नंबर की बहन अपने जादू से ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े प्रकट कर देती है। अरे हमें घूमने के लिए कार भी तो चाहिए, मैं अभी एक सुंदर सी कार प्रकट करती हूँ। इतना कहकर तीसरी बहन अपने जादू से एक बड़ी सी कार प्रकट कर देती है। फिर चौथी बहन अपने जादू से वहाँ ढेर सारे चांदी के सिक्के प्रकट करती है और पांचवे नंबर की बहन वहाँ ढेर सारा सोना प्रकट कर देती है। वहीं छठे नंबर की बहन ढेर सारे पैसे प्रकट कर देती है। अरे तुम सब तो एक नंबर की बेवकूफ हो, इतना कुछ सामान प्रकट हो गया लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर ही नहीं है। ठहरो, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से इस पुराने घर को ही एक सुंदर से घर में बदल देती हूँ। इतना कहकर छोटी बहन उस पुरानी झोपड़ी को अपने जादू से गायब कर देती है और थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा सुंदर घर वहाँ पर प्रकट कर देती है। ये देख उन सातों की माँ बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से जब भी उन सातों बहनों को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो सातों अपने अपने जादुई लहंगों से वो चीज प्रकट कर लेती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सातों बहनें अपने जादुई लहंगे और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तेज बारिश हो रही थी और बारिश के साथ फिर तेज आंधी चलने लगती है। पूनम एक छोटे से घर में रहती थी जहाँ उसकी 5 साल की बेटी पीहू और कोमा में पड़ा पति अखिलेश था। अपने पति का इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए फिलहाल पूनम दर्जी का काम करती थी। एक वही काम था जिससे उसे 4 पैसे मिल जाया करते थे। तभी आंगन में ढेर सारे पत्तों को देखकर पूनम कहती है, ओहो, मैं तो यहाँ की सफाई कर करके पागल हो चुकी हूँ। पता नहीं कोयल ने ऐसी जगह पेड़ ही क्यों लगाया है। उनके घर में तो फल फ्रूट गिरते हैं, यहाँ पत्ते पत्ते गिरने लग जाते हैं। रोज सुबह शाम इनकी सफाई करनी पड़ती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बारिश भी हो रही है। माँ, आप पकौड़े बना दो ना। बेसन तो है नहीं, आटे के ही बनाकर खिला देती हूँ। और ये पत्ते बारिश के कारण गीले हैं, सूखते ही इन्हें जला दूंगी। पीहू बेटी, तू अंदर चल, भीग जाएगी वरना मैं आ रही हूँ। फिर पूनम अपनी बेटी के लिए आटे के पकौड़े बनाकर उसका दिल रख देती है और अपने पति के सर पर हाथ रखकर कहती है, अजी, आपको कोमा में गए 3 महीने हो गए हैं, अब तो आंखें खोल लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कोमा में गया हुआ आदमी भी हमारी सारी बातें सुनता है। मेरे लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए ही आ जाइए, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपने तो खाया ही नहीं, आप भी खा लो, आपने बहुत ही अच्छे पकौड़े बनाए हैं। तू खा लेगी तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा बेटी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और पत्ते भी सूख जाते हैं, तो पूनम उन पत्तों को जला देती है। ऐसे ही अगले दिन भी आंधी की वजह से उसके आंगन में फिर से हरे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। ओहो, आज फिर से ये पत्ते इकट्ठे हो गए। मैं तो इनकी सफाई कर करके हद से ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब कितना कहूँ पड़ोसन को भी, एक तो ये पत्ते किसी काम में आने को भी राजी नहीं है। आज मैं इन्हें जलाऊंगी भी नहीं। इनको जलाते जलाते मेरी माचिस की 4 डिब्बियाँ खत्म हो जाती हैं। सिलाई का भी काम बाकी है। आज 2 जनों का ब्लाउज तैयार करके देना है। पूनम आंगन में झाड़ू लगाकर पत्ते को इकट्ठा कर देती है। फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर ब्लाउज को सिलने लगती है कि तभी टीना नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और पूनम से कहती है, हेलो आंटी, मुझे माँ ने भेजा है, आपने उनके दोनों ब्लाउज तैयार कर दिए हैं? हाँ बेटा, बस अभी तैयार करके रखे हैं। ठीक है, दरअसल मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। मैं बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर और शोरूम में गई हूँ,
जितना हो सकता था मैंने उतनी खोजबीन भी की है, सब्यसाची भी और यहाँ तक कि अंबानी के कपड़ों की भी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे शादी का लहंगा इतना डिफरेंट चाहिए जो किसी ने आज तक ना कभी पहना हो और ना ही देखा हो, ना उस लहंगे के बारे में किसी ने सुना हो। माँ ने बताया था आप काफी अच्छी दर्जी हैं, बस इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ और मेरी शादी में सिर्फ 15 दिन है। अब आप मेरा ब्राइडल लहंगा तैयार कर दीजिए। आप जितना बोलेंगी मैं उतना पैसा दूंगी। तुम मेरे पास बहुत भरोसे से आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी और पैसे जायज ही मांगूंगी। या तो तुम्हारी इच्छा हो वरना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। नहीं नहीं आंटी, अगर मैंने आपसे कुछ बड़ी चीज की डिमांड की है तो आपको उसकी कीमत तो जरूर मिलेगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि किस चीज का मुझे लहंगा चाहिए। अब वो चीज भी आप ही डिसाइड कर लेना। इतना कहकर टीना ब्लाउज लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पूनम उसकी बातों में काफी ज्यादा डूब जाती है। कभी बर्तन साफ करते हुए उस बारे में सोचती है तो कभी खाना पकाते हुए। 3 दिन बाद अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ऐसी किस चीज का लहंगा बनाऊं उसके लिए जो उसे काफी अच्छा लगे। ऐसी क्या चीज है जो लोगों ने ना देखा है और ना सुना है। माँ, 3 दिन से आप यही बात बोल बोल कर सोचे जा रही हो। सोने का समय हो गया है, आज मुझे आप कोई कहानी सुनाओ ना। चलो। अरे हाँ माँ, आज के जमाने में आप सिलाई करती हो तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। पहले तो ये होता नहीं था, तो लोग क्या पहनते थे माँ? मेरी गोद में सर रख, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। पहले सभी लोग जंगल में रहते थे जो कि पूरी तरीके से इंसान भी नहीं थे। तुम उन्हें हमारे पूर्वज भी कह सकती हो। पहले ये सब सिलाई धागे की मशीन नहीं थी, तो वो लोग पेड़ पत्तों और जानवरों को ही खाया करते थे और पेड़ के पत्तों और जानवरों की खाल से ही अपने शरीर को ढक लिया करते थे। उसी के कपड़े पहनते थे। अच्छा माँ, ऐसा होता था? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, अरे आइडिया, पहले के जमाने में भी तो लोग पत्तों के कपड़े पहनते थे। क्यों न मैं टीना बिटिया के लिए कुछ पत्तों से रिलेटेड ही ब्राइडल लहंगा बनाऊं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मेरे आंगन में तो ढेर सारे पत्ते रहते हैं। तभी वो दोनों सो जाती हैं। अगले दिन पूनम उठकर उन पत्तों को इकट्ठा कर लेती है। फिर इकट्ठे किए हुए पत्तों से वो टीना के लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देती है। अच्छा तो लग रहा है, पर दुल्हन का जोड़ा हो और लाल रंग के पत्ते न आजमाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पूनम घर से थोड़ी दूर लाल रंग के पत्तों वाले पेड़ से पत्ते लेकर आती है और उससे भी लहंगा, चुन्नी और ब्लाउज तैयार कर लेती है। अगले दिन जब टीना आती है तो वो अपने सुंदर से लहंगे को देखकर कहती है, अरे आपने तो सच में मेरी बात को साबित कर दिया। ऐसा लहंगा कभी किसी ने ना देखा होगा और ना ही पहना होगा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आंटी। शुक्रिया, मैं इतना अच्छा लहंगा भी बना सकती हूँ, मुझे नहीं पता था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो आपकी मेहनत है। परसों मेरी शादी है, आप आ जाना। और ये रही आपकी पेमेंट, पूरे 90,000 रुपए हैं। हे भगवान, इतने ज्यादा? बेटा तुमने ज्यादा दे दिए हैं, मेरी तो इतनी लागत भी नहीं लगी है। पर मेहनत और कलाकारी तो है, और अंकल जी की तबीयत भी खराब है, इससे आप उनका इलाज करवाना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, इन पैसों से मैं उन्हें फिर से अस्पताल में एडमिट करा देती हूँ। इतना कहकर पूनम अपने पति को हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके पति का इलाज अच्छे से करते हैं और 2 दिन के बाद वो टीना की शादी में अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, जहां टीना का ब्राइडल पत्तों वाला लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है। वहां पवन नाम का एक डिजाइनर भी आया हुआ था जो कहता है,
वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। आज तक मैंने ऐसा ब्राइडल लहंगा कभी नहीं देखा और इसका जुड़ाव भी प्रकृति से है। टीना, मुझे बताओ ये किसने बनाया है? उसे मैं अपने स्टूडियो में ले जाऊंगा ताकि मैं उससे और लहंगे बनवाऊं। उसकी पोस्ट को बढ़ाओ, उसकी कला को और आगे बढ़ाओ। आपने मेरे लहंगे की इतनी तारीफ की, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये पूनम आंटी ने बनाया है, वो देखो आपके पीछे हैं, आ गई वो। नमस्ते। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपने इतने अलग अलग पत्तों से एक सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा बनाया है। मैं मार्केट में ऐसे और दुल्हन के जोड़े लाना चाहता हूँ। क्या आप और लहंगे बनाएंगी? मैं आपको अपने फैशन डिजाइनर की पोस्ट देना चाहता हूँ। आपकी फीस पूरे 1 लाख रुपए होगी। मैं तो इस टैलेंट को विदेशों में ढूंढने जा रहा था, पर आपसे मुलाकात हो गई। देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। देखिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं कैसे आपके फैशन डिजाइनर की पोस्ट में काम आऊंगी। फिर भी अगर आप मुझे इतना काबिल समझते हैं तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आंटी जी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं। सच? फिर ठीक है, तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सब लोग टीना के ब्राइडल लहंगे की तारीफ करते हैं और उसका अमेजिंग फोटोशूट भी होता है। साथ ही पूनम की काबिलियत आज उसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती है। अब वो पवन के साथ उसके फैशन स्टूडियो में काम करती है और बड़े बड़े लोगों के लिए पत्तों के ब्राइडल लहंगे तैयार करती है। इससे उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और अब वो अपनी गरीबी से निकलकर अमीर लाइफस्टाइल में हंसी खुशी से रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 7 गर्भवती सिंड्रेला बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले परीलोक में एक अच्छी रानी परी रहती थी। रानी परी की 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उन 7 को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। दूसरी तरफ जब भी उन्हें कोई खूबसूरत परी दिखाई देती तो वो परी का हुलिया बिगाड़ कर उसे काली और बदसूरत बना देती थी। इसी तरह एक दिन सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें परीलोक की सैर कर रही थी कि तभी उन्हें एक घर में शादी होती हुई दिखाई देती है। फिर सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें वहाँ पहुँचकर शादी देखने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि दुल्हन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती देखकर उन 7 बहनों को बहुत जलन होने लगती है। अरे ये दुल्हन तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बनकर बैठी हुई है। मुझे नहीं पता था कि परीलोक में हमसे भी ज्यादा खूबसूरत परी रहती है। हाँ, तूने सही कहा। इसकी खूबसूरती देख मेरा तो खून ही खौल रहा है। चलो मिलकर इसे काली और बदसूरत बना देते हैं। फिर वो 7 बहनें दुल्हन के पास पहुंच जाती हैं। क्यों रे, इतनी खूबसूरत दिखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस परीलोक में सिर्फ हम 7 बहनें ही सुंदर दिख सकती हैं और कोई भी नहीं, समझी तू? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज मेरी शादी है, इसीलिए मैंने अच्छा मेकअप किया है। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? क्या बुराई है? ठहर जा, अभी बताते हैं तुझे हम। फिर सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस दुल्हन को बहुत ही काली और बदसूरत बना देती हैं। ये देख दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वो उन 7 बहनों को भला बुरा कहने लगता है। फिर वो 7 परियां दूल्हे को भी बहुत ही काला और बदसूरत कर देती हैं और जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन दूल्हे की माँ अपने बेटे और बहू को लेकर रानी परी के पास पहुँच जाती है। ये देखिए रानी जी, आपकी 7 बेटियों ने मेरे बेटे और मेरी बहू का क्या हाल किया है। अपनी बेटियों की इस हरकत पर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ।
उसके बाद रानी परी दूल्हा और दुल्हन को 2 जादुई गुलाब जामुन खाने के लिए देती है। वो गुलाब जामुन खाते ही वो दोनों फिर से खूबसूरत हो जाते हैं। उसके बाद रानी परी अपनी सातों बेटियों को दरबार में बुलाकर डांटने लगती हैं। आज तुम सातों ने अपनी हरकतों से सभी लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुम सातों ने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से रानी परी अपनी सातों बेटियों को चेतावनी देकर उनके मन में डर बैठाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन सिंड्रेला और उसकी 6 बहनों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती और वो सातों अपनी शरारतें जारी रखती हैं और इससे बिल्कुल भी बाज नहीं आती। इसी तरह एक दिन वो सातों परियां पृथ्वी लोक के जंगल में घूम रही थी। तभी उन्हें वहाँ एक जादूगरनी तपस्या करते हुए दिखाई देती है। जादूगरनी को देखते ही उन सातों बहनों के मन में शरारत सूझती है। लगता है ये जादूगरनी आंटी कई सालों से इसी जगह पर बैठी हैं। चलो इन्हें थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खिला कर लाते हैं। फिर सातों परी बहनें अपनी जादुई शक्ति से उस जादूगरनी को हवा में उड़ाते हुए नदी के बर्फीले पानी में गिरा देती हैं। तभी अचानक उस जादूगरनी का ध्यान भंग हो जाता है और वो ठंडे पानी में झटपटाने लगती हैं। ये नजारा देखकर उन सातों बहनों को बहुत मजा आता है और वो सभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। अच्छा, तो ये हरकत तुम सातों ने की है। मेरी सालों की तपस्या भंग करके तुम सातों परियों ने बहुत गलत किया है। अब मैं तुम सबको तुम्हारी इस दुष्टता की सजा दूंगी। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन सातों परी बहनों को कोयले की तरह काली बना देती है। साथ ही उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। अपना ये डरावना रूप देखकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी से उस जादूगरनी पर हमला कर देती हैं। लेकिन वो जादूगरनी बहुत ही ताकतवर और तपस्वी थी, इसीलिए उन पर उन परियों की शक्ति का कोई असर नहीं होता। तभी वो जादूगरनी वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। उसके बाद सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें अपनी शक्ति से अपने रूप को बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लाख कोशिश करने के बाद भी रानी परी अपनी बेटियों के काले रंग को नहीं बदल पाती। उधर जब ये बात दूसरी परियों को पता चलती है तो वो सभी परियां उन सातों परी बहनों का मजाक उड़ाकर उनकी बेइज्जती करने लगती हैं। इस तरह वो सातों परी बहनें अपने काले रंग के साथ जीने पर मजबूर हो जाती हैं। उस दिन के बाद से वो सातों परियां सुधर जाती हैं और सभी के साथ अच्छे से रहने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सातों बहनें आपस में बातें कर रही थीं। चलो एक काम करते हैं, हम सभी उस जादूगरनी आंटी से चलकर माफी मांग लेते हैं। वो बहुत ही अच्छे दिल की हैं, शायद वो हमें माफ कर देंगी। हाँ सिंड्रेला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो हम चलकर उनसे माफी मांगते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादूगरनी से माफी मांगने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाती हैं और जादूगरनी से शर्मिंदगी से माफी मांगने लगती हैं। उस जादूगरनी को उन सातों बहनों पर तरस आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देती हैं। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उन सातों बहनों को फिर से बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। उसके बाद वो सातों बहनें उस जादूगरनी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। परीलोक जाकर वो अपनी माँ को उस जादूगरनी के बारे में वो सारी बातें बताती हैं। उनकी माँ उन्हें फिर से खूबसूरत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद रानी परी अपनी सातों बेटियों की बहुत ही अच्छे 7 राजकुमार भाइयों से शादी करा देती हैं। फिर वो सातों बहनें अपने पतियों के साथ अपने ससुराल चली जाती हैं और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर कुछ ही दिनों बाद वो सातों बहनें गर्भवती हो जाती हैं।
और कुछ ही महीनों के बाद वो बहनें 7 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं। उसके बाद वो सातों बहनें अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।